नमस्कार, आप देख रहे हैं OTT ट्रैकर का नया एपिसोड। मैं हूं कुमार मौसम और आज हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म बारामूला की। एक ऐसी फिल्म जो कश्मीर की पहाड़ियों के बीच हॉरर, राजनीति, मिलिटेंसी और पारिवारिक ड्रामा को एक साथ मिलाने की कोशिश तो करती है, लेकिन अंत में हर मोर्चे पर बिखरती हुई नजर आती है। 3 महीने पहले ही हमें सरजमीन जैसी मिलिटेंसी चलित कहानी देखने को मिली थी और अब बारामूला उसी राह पर चलते हुए एक और हाइपर बॉलीवुडाइज्ड कश्मीर गाथा लेकर आती है। जैसे डायलॉग्स में मकसद का लंबा एक्सटेंडेड कैमियो, दुश्मन लगातार बॉर्डर पार बैठे भाईजान से संपर्क करते रहते हैं और कश्मीर की जटिल राजनीति को एक चौंकाने वाले, हिलाकर रख देने वाले फाइनल में समेट दिया जाता है। दुश्मन लगातार बॉर्डर पार बैठे भाईजान से संपर्क करते रहते हैं और कश्मीर की जटिल राजनीति को एक चौंकाने वाले, हिलाकर रख देने वाले फाइनल्स में समेट दिया जाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसे बनता है कि यहाँ इतिहास से ज़्यादा सिनेमाई आज़ादी और इमोशनल रिलीज का बोलबाला है। घटनाएं चुन चुन कर दिखाई जाती है और कथा लगातार एक पॉपुलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ झुकती नजर आती है। अब बात करते हैं फिल्म की शुरुआत की, जो शुरुआत से हॉरर टोन तो देता है, लेकिन ये हॉरर टोन जल्दी ही टूट जाता है। पहले 30 मिनट में बारामूला एक माहौल बनाती है। बर्फ से ढके छोटे से कस्बे में एक मैजिक शो के दौरान एक बच्चा गायब हो जाता है और पूरी उंगलियां जादूगर की तरफ उठ जाती है। लेकिन डीएसपी रिदवान शफी सैयद को लगता है कि मामला सिर्फ जादू तक सीमित नहीं है, उनके अपने भीतर भी कई डर और टुटन है। एक दूर होता हुआ पिता, एक उलझा हुआ पति और एक ऐसा इंसान जो खुद को ही समझ नहीं पा रहा है। नई जगह, नया शहर, पुरानी कोठी और उसी कोठी में शुरू होती है एक क्लासिकल हॉरर सेटअप। बेटी नूरी को कमरे में किसी कुत्ते की गंध आती है। छोटा बेटा अयान छत से अजीब आवाजें सुनता है और इस बीच 2 आतंकी बच्चों को अगवा करने की साजिश रच रहे हैं। फिल्म लगातार 2 ट्रैक्स पर कट करती है, हॉरर वाले घर की दहशत और कश्मीर की जमीनी हकीकत, लेकिन किसी भी हिस्से में नई बात कम दिखाई देती है। कश्मीर की खूबसूरती का थका हुआ रिपीट टेम्पलेट भी इस फिल्म में देखने को मिलता है। वही नीली धुंधली फ्रेमिंग, वही फॉग से भरे लैंडस्केप्स, वही बैकग्राउंड में सेलो स्ट्रिंग्स, वही जंप स्केयर्स जिनका अंदाज़ा पहले से हो जाता है। हॉरर की दुनिया में डर की जगह जहां डिज़ाइन ज़्यादा है और वो भी पुरानी डिज़ाइन, दहशत की भावना कभी पकड़ ही नहीं पाती। स्क्रीन प्ले और किरदार की बात करें तो इसमें गहराई का अभाव दिखता है। जांच पड़ताल न भी रोमांचक बनती है तो भावनात्मक हिस्से में कोई पकड़ बनती है। रिदवान कहानी के केंद्र में है, लेकिन उनका सफ़र, उनकी तकलीफ, उनका संघर्ष, सब कुछ लेट अटेंशन जैसा लगता है। जैसे प्रोटैगनिस्ट होने के बावजूद उनका इमोशनल आर्क हमें महसूस होता है। शायद यही कारण है कि मानव कौल का परफॉर्मेंस भी अपेक्षा से फीका लगता है। कहीं कहीं वो खोए हुए से दिखते हैं, जैसे किरदार पर उनका नियंत्रण कम हो। दिलचस्प बात यह है कि मानव कौल स्वयं बारामूला के रहने वाले हैं। अपनी किताब रूह में वे अपने घर लौटने की भावनाओं को बेहद संवेदनशील तरीके से बताते हैं। एक कश्मीरी पंडित होने के बावजूद उनकी लेखनी में कटुता नहीं मिलती, बल्कि एक मानवीय बल की खोज मिलती है। जैसे उनके पिता और उनके मुस्लिम मित्र की वह मार्मिक बातचीत, जहां दोस्त मजाक में कहता है, चलो हम एक दूसरे की पहचान बदल लेते हैं ताकि चरमपंथियों से बच सकें। लेकिन फिल्म बारामूला में ऐसी इंसानियत की कोई जगह नहीं है। कहानी के राजनीतिक झुकाव की बात करें तो यहाँ मासूमियत भी दानव बना दी जाती है। बच्चे भी यहाँ बड़े स्तर की नफरत रखते दिखाई दिए गए हैं। एक छोटी बच्ची पंडित परिवार की जानकारी आतंकियों को देकर उन्हें मरवा देती है। विश्वासघात, नफरत, अलगाव, सबको ड्रामेटाइज कर दिया गया है। पंडितों की पीड़ा का उपयोग फिल्म की संवेदनशीलता से नहीं, बल्कि शॉक वैल्यू बढ़ाने के लिए करती है। और यह वही ढर्रा है जो कश्मीर फाइल्स में दिखा था। अब बात हॉरर को बतौर टूल यूज़ कर डर का ध्रुवीकरण करने की। फिल्म का हॉरर कोई कलात्मक शैली नहीं, बल्कि एक तरीका बन जाता है ताकि दर्शक पहले डरे, फिर भावनात्मक रूप से झुके और आखिर में एक राजनीतिक व्याख्या को बिना सवाल स्वीकार कर ले।
डर हमेशा ध्रुवीकरण से पहले आता है और यह फिल्म इस फॉर्मूले को बखूबी अपनाती है। बारामूला एक ऐसी कहानी है जो बहुत कुछ कहना चाहती है, बहुत कुछ दिखाना चाहती है, लेकिन अपने ही चुने हुए जॉनर और राजनीतिक रुख में उलझकर रह जाती है। हॉरर कच्चा है, राजनीतिक सतही है और भावनाएं असंगत। कश्मीर की जटिलता को समझने के बजाय फिल्म एक आसान, सनसनीखेज और विभाजन दृष्टि प्रस्तुत करती है। अब बात आज के एपिसोड में दूसरे फिल्म की, और वो फिल्म है द ताज स्टोरी। द ताज स्टोरी एक ऐसी फिल्म जो ताजमहल के पीछे छिपी कहानियों, मान्यताओं और विवादों को लेकर एक बेहद दिलचस्प, कभी तीखी तो कभी व्यंग्यात्मक बहस खड़ी करती है। फिल्म की जड़ में वो बड़ा सवाल है, क्या ताजमहल वाकई शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था, या फिर इसकी कहानी कहीं ज़्यादा पुरानी और बिल्कुल अलग है। और यह पूरा विमर्श दिखाया जाता है आगरा के एक गाइड विष्णु दास यानी परेश रावल की नज़र से। अपने पिता की रहस्यमयी मौत के साए और अपने बेटे की रोज़मर्रा की मुश्किलों के बीच विष्णु गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा है। इसी दौरान एक पत्रकार अमृता खानविलकर जिनसे एक ऐसा सवाल पूछ देती है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। वो ताजमहल पर बन रही अपनी डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसी ऐतिहासिक दलीलें पेश करती है जो पारंपरिक प्रेम कहानी के ढांचे को कमज़ोर करती है। विष्णु विचलित हो जाता है, अपनी नौकरी और बेटे के करियर तक को दांव पर लगा बैठता है, और यहीं से शुरू होती है उसकी सच की खोज। गहराई से 4 महीने की रिसर्च के बाद विष्णु ताजमहल के खिलाफ ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL दायर कर देता है। मुस्लिम समुदाय नाराज होता है, लेकिन विष्णु लगातार कहता है यह हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं, यह सच की लड़ाई है। PIL स्वीकार हो जाती है क्योंकि उसकी प्रस्तुत दलीलों और सबूतों का वजन इतना है कि अदालत मामले को टाल नहीं पाती। अब राज्य की ओर से मर्सिडीज चलाने वाला वकील रियाज खड़ा होता है। आखिर सच का पलड़ा किस तरफ झुकेगा? चुटीला व्यंग, तीखी बहस और ठोस तर्क लेखक सौरभ M पांडे और निर्देशक तुषार अमरीश गोयल की जोड़ी ने एक ऐसा स्क्रीन प्ले रचा है जिसमें तीखापन, व्यंग, आज के दौर की झलक और सामाजिक मीडिया का कटाक्ष ऑल ब्लेंड सिमलेसली फिल्म में है। बिग बॉस, सोशल मीडिया फेम की भूख, सेल्फी संस्कृति और यहाँ तक कि 17वीं सदी के डुप्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे आधुनिक संदर्भों का इस्तेमाल कहानी को समकालीन और बेहद रिलेटेबल बनाता है। कोर्टरूम सीक्वेंस इसका असली हीरा है, जहाँ विष्णु खुद ही अपनी पैरवी करते नजर आते हैं। इतिहास के बड़े बड़े प्रामाणिक विशेषज्ञों को तथ्यों, सवालों और तस्वीरों के जरिए बुरी तरह चैलेंज करता है। यह हिस्सा फिल्म को एक अलग गहराई देता है। स्क्रिप्ट के जरिए 1960 के दशक की उस किताब तक ले जाती है, द ताजमहल इज़ अ हिंदू पैलेस, जिसे इतिहासकार PK ओक ने लिखा था। फिल्म उनके सिद्धांतों का हवाला देती है, उन्हें कोर्टरूम बहस में पिरोती है और इतिहास पढ़ाने वाली संस्थाओं के अंधेरे कोने को उजागर करती है। क्लाइमैक्स के तर्क बेहद प्रभावशाली हैं। हालांकि अंत में फिल्म एक सामंजस्यपूर्ण स्लाइड शो के साथ खत्म होती है, जो बताता है कि ऐसे तमाम मुकदमे अंततः अदालतों द्वारा खारिज ही किए गए हैं। स्क्रिप्ट की एक कमज़ोर कड़ी भी है, कुछ ज़्यादा ही फिल्मी विलन और विष्णु के परिवार पर किए गए शारीरिक हमले। ये हिस्से कानूनन तरीके से दिखाए जा सकते थे, पर इन्हें ड्रामा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अंत में आने वाले फेक गवाह का ट्विस्ट अच्छा लगता है। स्टार परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अदाकारी ने फिल्म की रीड संभाली है। ऐसी कहानी अगर कमज़ोर एक्टिंग्स पर टिकी होती तो पूरा प्रभाव ध्वस्त हो जाता, लेकिन यहाँ हर कलाकार चमकता है। परेश रावल विष्णु दास के रूप में शानदार, दृढ़ और कॉन्फिडेंट लगे हैं। नामित दास बेटे के रूप में भावनात्मक दमखम दिखाते हैं। स्नेहा वाघ बहू के रूप में मजबूत उपस्थिति देती है। जाकिर हुसैन की बात करें तो इनका प्रदर्शन भी शानदार रहा है, बिल्कुल सटीक और शानदार प्रदर्शन की बात करें तो ये उस रोल में जचे हैं। शिशिर शर्मा, ब्रिजेंद्र काला, अभिजीत लाहिरी, अखिलेंद्र मिश्रा सभी किरदारों में गहराई से जोड़ते हैं। अनिल जॉर्ज क्लासिकल विलन का एक अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। अमृता खानविलकर और उस्मान का रोल निभाने वाले कलाकार अपने हिस्से में ठोस फिल्म की पूरी कास्ट कहानी को जमीन देती है। डायरेक्शन और म्यूजिक की बात करें तो संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, प्रस्तुति सीधी और प्रभावी दिखती है।
निर्देशक तुषार अमरीश गोयल साफ दिखते हैं कि एक मिशन पर काम कर रहे हैं, विवादों के पार जाकर यह बताने के लिए कि ताजमहल की बहस धर्म नहीं बल्कि देश के लिए जरूरी प्रश्नों को छूती है। वे अपने संदेशों को बिना उग्रता के लेकिन स्पष्टता के साथ रखते हैं। टेक्निकल ट्रीटमेंट सीधा साधा और बिना किसी दिखावे वाला है। कहानी पर फोकस बना रहता है। रोहित शर्मा का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के तनाव और बहस को सही टेक्सचर देता है। उनका गाना धम धड़क भी मूड में फिट बैठता है। अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो मनोरंजन के साथ साथ आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इतिहास की परतों को एक नए कोण से खंगाले, किसी कट्टर या संकीर्ण दृष्टिकोण में ना पड़े, तो द ताज स्टोरी आपके लिए यह फिल्म वह सवाल पूछती है जिन्हें अक्सर ढक दिया जाता है और उन्हें प्रासंगिक, रोचक और बिना डर के सामने रखती है यह फिल्म। तो इस हफ्ते जब भी फुर्सत मिले तो देखिए इस फिल्म को और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी आपको ये फिल्में। OTT ट्रैकर के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी किसी नई फिल्म के रिव्यू के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।